Okay guys, इधर देखो, टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं. दिस इज आर टिपिकल प्रॉब्लम. कैसी प्रॉब्लम? ऐसे है. ये पहिया है, पहिए का दे दिया एम आर. के लेके करूं या कंफर्टेबल नहीं हो मैं किसी सॉलिड स्फीयर लेके कर दूं? तुम बताओ. के लेके कर दें? एम के आर दिया हुआ है. ठीक है. सो ये एक पहिया है, इसको इनिशियली वेलोसिटी दे दी. कैसे दे दी? इधर दे दिया v नॉट और इधर दे दिया ओमेगा नॉट. रेडियस है r और ग्राउंड है हमारा रफ. ग्राउंड है हमारा रफ. v नॉट दे दिया, ओमेगा नॉट दे दिया, ग्राउंड रफ है. अब क्या मैं कह सकता हूं कि 3 केस बन सकते हैं. भाई तुम समझे नहीं. 3 केस कैसे बन सकते हैं? मान लो वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकंड और रेडियस था 2 मीटर और एंगुलर वेलोसिटी दे दी से 6 रेडियन पर सेकंड. तो नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इधर 10 और इधर 6 टू जा 12. तो वेलोसिटी इस पॉइंट की हो गई इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड. एक केस ये बन जाएगा. फिर उसने कहा नहीं, मैंने एंगुलर वेलोसिटी 6 की जगह दे दी 4. तो इधर हो जाएगा आर ओमेगा 8. तो इसकी वेलोसिटी एक्चुअली आगे की तरफ हो जाएगी 2. हाँ या ना? और तीसरा केस क्या दे दिया कि ओमेगा दे दिया 5. तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी 0. हाँ या ना? 3 केस बन रहे हैं. 3 केस क्या बन रहे हैं? फॉरवर्ड स्लिपिंग वाला, बैकवर्ड स्लिपिंग वाला, या इनिशियली वेलोसिटी ऐसी दे दी v नॉट और ओमेगा नॉट ऐसा दे दिया कि स्टार्टिंग से ही रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है. हाँ या ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि केस 1 तो ये बनेगा, केस 1 तो मैंने मान लिया v नॉट इज ग्रेटर देन आर ओमेगा नॉट. v नॉट इज ग्रेटर देन आर ओमेगा नॉट. अगर v नॉट ग्रेटर देन आर ओमेगा नॉट है तो नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर तो v नॉट थी और इधर की तरफ आर ओमेगा नॉट थी. अब v नॉट ग्रेटर देन आर ओमेगा नॉट है तो नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी किधर की तरफ है? आगे की तरफ है. इस पॉइंट P की वेलोसिटी आगे की तरफ है. कितनी है? Vp इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू v नॉट माइनस आर ओमेगा नॉट. अब इस केस में समझने का प्रयास करो कि भाई इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे है, जमीन वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 है. अब अगर जमीन वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 है और इसकी वेलोसिटी आगे है तो ये आगे की तरफ वेलोसिटी से जाएगा तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा या स्टैटिक? काइनेटिक लगेगा. और काइनेटिक फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा. तो क्या मैं कह सकता हूं इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल, और क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे है तो इधर लगेगा म्यू के नॉर्मल. क्या लगेगा? म्यू के नॉर्मल. हाँ या ना? नॉर्मल इज इक्वल टू mg. नॉर्मल इज इक्वल टू mg. अब ये बताओ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी एफबीडी देख के. mg है, नॉर्मल है, पीछे म्यू के नॉर्मल है. 2 इक्वेशन होती है, एक ट्रांसलेशनल मोशन की, एक रोटेशनल मोशन की. ट्रांसलेशनल मोशन की में कहते हो क्या बोलते हैं? एफ नेट इज MACM. और रोटेशनल मोशन की कहते हो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ICM अल्फा. तो इसमें एफ नेट इज MACM के बेसिस पे मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा. किधर की तरफ होगा? जिधर फ्रिक्शन लग रहा है उधर की तरफ होगा. तो क्या मैं कह सकता हूं
क्या मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ होगा? डज दैट मेक सेंस? और एंगुलर एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा? टॉर्क देखोगे सेंटर ऑफ मास पे, टॉर्क देखोगे सेंटर ऑफ मास पे ऑब्वियसली, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखा जाए तो इस फ्रिक्शन के कारण है वो ऐसे है, ऐसे है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे होगा, हाँ या ना? वैल्यूज निकालनी चाहें तो हम कहेंगे म्यू के एन इज MACM, नॉर्मल वाज mg, तो हम कहेंगे म्यू के mg इज MACM। कैन आई से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज म्यू के जी, हाँ या ना? एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? टॉर्क निकालो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अगर मैं टॉर्क निकालूं सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो कितनी आ रही है? म्यू के एन आर, म्यू के एन आर किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज इज ICM अल्फा, अल्फा भी इसका मतलब क्लॉकवाइज ही है, तो हम कहेंगे अल्फा कितना आ गया? म्यू के mgr अपॉन, तुमने कहा था जनरल केस लेके चलना, मैंने mk² ले लिया, हाँ, म्यू के नॉर्मल को लिख दिया mg, तो म्यू के mgr अपॉन mk², ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई। ओके, ये कौन सा केस था? जब v0 वाज ग्रेटर देन r ओमेगा नॉट, तो इसका मतलब v0 अगर ग्रेटर देन r ओमेगा नॉट था तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी आगे थी, फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी पीछे होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे होगी। अब उसको सोच के मैंने बोला कि जो ये लीनियर एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास की, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से उल्टी है, तो v0 टाइम के साथ डिक्रीज करेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के सपोर्ट में है, तो टाइम के साथ एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। तो हमारा जो ये v0 ग्रेटर देन r ओमेगा नॉट था, उसमें ओमेगा नॉट बढ़ रहा है और v0 हमारा टाइम के साथ घट रहा है, तो क्या होने वाला है? एक पॉइंट ऐसा आ जाने वाला है जहां पर v0 इक्वल टू v0 नहीं, v इक्वल टू r ओमेगा हो जाएगा, हाँ या ना? तो हम कहेंगे कुछ आगे जाके टाइम t आगे जाके, कहां जाके? टाइम t आगे जाके इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गई v, और एंगुलर वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में कम होते होते कितनी हो गई? ओमेगा। और मैंने अज्यूम कर लिया यहां पे क्या हो गया? नो स्लिप कंडीशन चालू हो गई, तो ये हो गया v इक्वल टू v माइनस आर ओमेगा इज 0, v माइनस आर ओमेगा इज 0, ये कर दिया हमने। डज दैट मेक सेंस, हाँ या ना? ओके, अब वो क्या क्या पूछ सकता है? वो ये कह सकता है कि बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जब ये रोलिंग विदाउट, फाइनल मत बोलो, ये बोलो जहां पर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट होएगा, जहां पर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट होएगा, वहां पर बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी और टाइम कितना लगेगा। तीनों चीज पूछ सकता है ये, हाँ या ना? तो अब जरा ध्यान से सोचो, क्या मैं ट्रांसलेशनल मोशन पे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकता हूं यहां से लेकर यहां तक? इसको मैंने बोला था t0, टाइम t तक लगा सकता हूं ना, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एटलीस्ट यहां से यहां तक तो कांस्टेंट है। तो कैन आई सिंपली से ये 3 चीजें पूछेगा, v ओमेगा और t, v ओमेगा और t। तो क्या मैं कह सकता हूं ये डायरेक्शन ले लूं पॉजिटिव और ये डायरेक्शन ले लूं नेगेटिव, तो क्या मैं कह सकता हूं v इज इक्वल टू v0 माइनस म्यू के जी t। ये लीनियर, ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हो गया, लीनियर मोशन के लिए इक्वेशन हो गई, हाँ या ना? क्या? v इज इक्वल टू u प्लस at। अब एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, एंगुलर मोशन के लिए ये डायरेक्शन ले लो पॉजिटिव और ये डायरेक्शन ले लो नेगेटिव, तो ओमेगा वुड बी इक्वल टू, ओमेगा मैंने इसी डायरेक्शन में लिया है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी बन जाएगा, हाँ या ना? तो ये बन जाएगा ओमेगा नॉट प्लस म्यू के mgr अपॉन mk² t। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अननोन कितने थे? 3, v ओमेगा और
टी। तो तीसरी इक्वेशन ऑब्वियसली कहां से है? नो स्लिप कंडीशन, क्योंकि वहां पे स्टार्ट हो गया नो स्लिप कंडीशन वाली कहानी। तो तुम v भी निकाल लोगे, ओमेगा भी निकाल लोगे और t भी निकाल लोगे। v भी निकाल लोगे, ओमेगा भी निकाल लोगे और t भी निकाल लोगे, हाँ या ना? मतलब निकालना है, निकाल लेते हैं। v को लिख दो v नॉट माइनस म्यू के जी टी। v इज इक्वल टू v नॉट माइनस म्यू के जी टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस म्यू जी आर अपॉन एम के स्क्वायर टी इंटू आर। क्या चीज इक्वेट करी है? v इक्वल टू आर ओमेगा। ये v लिखा है, ये आर ओमेगा लिख दिया, हाँ या ना? सो क्या मैं कह सकता हूं t आ जाएगा v नॉट माइनस आर ओमेगा नॉट, v नॉट माइनस आर ओमेगा नॉट अपॉन म्यू जी प्लस म्यू जी, हाँ m कट गया, सॉरी, अच्छा काट दिया मैंने, म्यू जी आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। सही है? टाइम क्या आ गया? टाइम आ गया वी नॉट माइनस आर ओमेगा नॉट अपॉन म्यू के जी 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। ये टाइम आ गया। इस टाइम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस टाइम के बारे में मैं ये कह सकता हूं, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बड़ा है तो ये टाइम जल्दी आएगा। दिखाई भी दे रहा है और शायद फील भी आनी चाहिए तुम्हें कि ये स्लिप करता हुआ जा रहा था पहले, मतलब पहिया था, पहिए को मैंने क्या कह दिया? चला तेज दिया, घुमाया धीरे। ऐसा हो सकता है ना? चलाया तेज, घुमाया धीरे, तो थोड़ी देर बाद वो क्या करेगा? स्लिपिंग बंद कर देगा अपने आप ही। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कहेगा? भाई जो चीज बड़ी है वो कम हो जाए। वी नॉट बड़ा था तो वो कम हो जाए, आर ओमेगा नॉट छोटा था तो वो बढ़ जाए। तो थोड़ी देर बाद रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाली कंडीशन अटेन कर जाएगा, और जब वो कर जाएगा वो टाइम जो आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा। मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर बड़ा होगा तो वो टाइम जल्दी आ जाएगा, और अगर वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन छोटा होगा तो वो टाइम लेट आएगा। सो हम ये कह देंगे v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू के जी टी। ये होएगा ना? हाँ यही तो था। t की वैल्यू डाल दो तो ये आ जाएगा v नॉट माइनस म्यू के जी टी, दैट विल बी v नॉट माइनस आर ओमेगा नॉट अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। इंसिडेंटली एक और फंडा समझ में आया, जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा, देखो ये तो समझ में आ गया कि जो टाइम था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था। फ्रिक्शन बढ़ा तो टाइम छोटा, फ्रिक्शन छोटा तो टाइम बढ़ा। लेकिन फाइनल वेलोसिटी दोनों ही केस में मान लो फ्रिक्शन अलग अलग कर देते तो भी फाइनल वेलोसिटी सेम ही आती, बाद में आती लेकिन सेम वैल्यू आती, हाँ या ना? बिकॉज इट्स एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाँ या ना? यहां तक का समझ में आ गया? पक्का? अब कहानी बनती है कि इसके बाद क्या होगा। व्हाट डू यू मीन बाय इसके बाद? व्हाट आई मीन इज, ये बॉडी थी, इसका वी नॉट था, इसका ओमेगा नॉट था, टाइम टी 0 पे, और हमारे पास कैसा कंडीशन दी हुई थी? इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ थी, तो इधर लग रहा था ACM, इधर लग रहा था अल्फा, क्योंकि इधर लग रहा था काइनेटिक फ्रिक्शन। कुछ देर बाद, ये टाइम था t0, कुछ देर बाद ऐसा हो गया था कि इधर हो गया था v, इधर हो गया था ओमेगा, और v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया था, v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया था, हाँ या ना? इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी है 0, हाँ या ना?
ये वी भी निकाल लिया, ओमेगा भी निकाल लिया और टी भी निकाल लिया। अब स्टोरी ये बन रही है कि इसके बाद क्या होगा बेटा, क्या होगा इसके बाद? स्लिपिंग तो नहीं हो रही, स्लिपिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन मानना चाहिए हमें? स्टैटिक। स्टैटिक की डायरेक्शन कोई भी मान सकते हो क्योंकि उस पॉइंट की वेलोसिटी तो है नहीं, हाँ या ना? स्टैटिक की डायरेक्शन तो कुछ भी मान सकते हो। मान लो मैंने इस इंस्टेंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन मान ली पीछे ही, मान सकता हूं? अब कहानी बनती है कि अब स्टैटिक फ्रिक्शन अगर ऐसे माना है तो इसका मतलब तुमने mg ऐसे माना है, ऑब्वियसली mg तो ऐसे ही होगा, नॉर्मल ऐसे ही होगा। तुमने स्टैटिक फ्रिक्शन इधर माना है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे मानी है? इधर की तरफ। और एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे मानी है? ऐसे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? Fs बाई m। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? FSR अपॉन ICM। अब ये बताओ इस सिचुएशन में नो स्लिप कंडीशन लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? इस सिचुएशन में स्लिपिंग हो रही है, नहीं हो रही ना? नहीं हो रही तो नो स्लिप कंडीशन लगनी चाहिए ना, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाली कंडीशन लगनी चाहिए। तो यहां पर नो स्लिप कंडीशन बनाने का प्रयास करो। ACM इधर आएगा और अल्फा ऐसे आया है तो सेम डायरेक्शन में R अल्फा आएगा, नीचे वाले पॉइंट का 0 होगा। तो यहां पे नो स्लिप कंडीशन क्या कहेगा? A प्लस R अल्फा शुड बी 0। जैसे ही तुमने A प्लस R अल्फा को 0 बोला, A को लिख दिया Fs बाई m प्लस R, अल्फा को लिख दिया FSR अपॉन ICM शुड बी 0। फिर मैंने इसमें से Fs को ले लिया कॉमन, तो मैंने लिख दिया Fs 1 बाय m प्लस R स्क्वायर बाय ICM शुड बी 0। यार ये क्वांटिटी तो 0 नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि समथिंग प्लस समथिंग आ रहा है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए समथिंग इनटू समथिंग इज 0 and that something is non-zero, that actually implies static friction should be 0. Do you realize? बहुत पावरफुल बात बोल दिए यार, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा, इसका मतलब तो Fs नहीं लग रहा, तो not only this will be 0, ACM will be 0. If ACM is 0 and this Fs is 0, तो alpha is also 0. That means once rolling without slipping starts, it will not accelerate. It will continue to move with constant velocity VCM, and it will continue to move with constant velocity, angular velocity omega, सदा के लिए। तुम समझ नहीं रहे, एक पहिया है, रफ ग्राउंड पे है, पहले स्लाइड मार रहा था, बाद में उसकी स्लाइडिंग बंद हो गई, तो वो पहिया कभी रुकता नहीं है, वो पहिया सदा के लिए चलता रहता है। बच्चे कहेंगे ऐसा रियल लाइफ में फ्रिक्शन है? फ्रिक्शन था, लेकिन बाद में जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग आ गई तो मैंने फ्रिक्शन माना स्टैटिक, और तुम कहोगे स्टैटिक आपने पीछे माना, क्या पता आगे होता। मैंने कहा वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम आगे भी मान लेते, अगर तुम इधर देख लो आगे भी मान लेते, तो स्टैटिक ऐसे मानते, स्टैटिक ऐसे मानते तो ACM ऐसे मानते, ACM ऐसे मानते तो अल्फा ऐसे मानते, क्योंकि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास तो ऐसे लग रही है। अब तुम नो स्लिप कंडीशन लिख के देखना, यहां पर ACM भी इधर है, R अल्फा भी इधर है, तो ACM प्लस R अल्फा इसमें भी क्या आना चाहिए? 0। ACM कितना हो जाएगा? Fs बाय m प्लस R अल्फा कितना हो जाएगा? FSR बाय ICM। दैट थिंग शुड बी 0। तो अगेन तुम्हारा समथिंग प्लस समथिंग इनटू Fs बन जाएगा, तो इससे इसका मतलब है Fs शुड बी 0। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अब कहानी ये बनती, इसका मतलब इसमें भी Fs ऐसे मानता तब भी Fs 0 ही है, इसका मतलब ACM भी 0 है, अल्फा भी 0 है, इसका मतलब V और ओमेगा कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब एक बार पहिया स्लाइड मारता हुआ पहिया एक बार रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चालू कर दे रफ ग्राउंड पे, तो रफ ग्राउंड पे भी उस पे फ्रिक्शन लगना हो जाता है बंद, और वो सदा के लिए चलता रहता है। हाँ, ये तुम कह सकते हो कि ये बहुत पावरफुल रिजल्ट है,
ये बहुत पावरफुल रिजल्ट है, और ये कह सकते हो कि रियल लाइफ में ऐसा हमने देखने में नहीं आता, एक्चुअली आता है, रियल लाइफ में ऐसा देखने में आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि कोई चीज आइडियल पहिया नहीं होती। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल पहिया? आइडियल पहिया है जो नीचे वाला पॉइंट है, कांटेक्ट जहां पे हो रहा है जमीन के साथ, वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। असलियत में क्या होता है, नीचे से पहिया दब जाता है, नीचे से पहिया दब जाता है, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जगह क्या हो जाता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है। और जब वो फ्लैट हो जाता है तो एक रीजन ऑफ कांटेक्ट बन जाता है। तो आइडियल पहिया होता नहीं, लेकिन अगर वो आइडियल पहिया होता जो कि नीचे से डिफॉर्म नहीं हो रहा, नीचे वाला पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही है, तो एक ही पॉइंट है अगर, तो नॉर्मल यहीं से पास करेगी, एमजी भी यहीं पे लगेगा। बाकी मेरा ज्यादा बताने का मन नहीं है, क्योंकि टेक्निकली सिलेबस के बाहर है कि रियल लाइफ में पहिया क्यों रुक जाता है। लेकिन हम तो आइडियल पहिया लेके चल रहे हैं जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो ये एमजी और नॉर्मल एक ही लाइन के अलोंग लाई कर रहे होंगे, और उस केस के अंदर ये अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चालू कर दे और कोई फोर्स ना लग रही हो, और कोई मतलब अलग से कोई एफ नहीं लगा दिया या यहां पे कोई एफ नहीं लगा दिया, वो नहीं लग रहा है, और ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चालू कर दे, तो स्टैटिक भी लगना बंद हो जाता है, और ये सदा के लिए पहिया चलता रहता है। अगर तुम सोचो इसको, वी नीड आइडियल पहिया। कैब ड्राइवर्स क्या करते हैं? व्हाट डू द कैब ड्राइवर्स डू? वो गाड़ी के अंदर टायर में हवा ज्यादा भर देते हैं, तुम्हारी गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? नीचे से पहिया डिफॉर्म होना कम हो जाएगा। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन आइडियल पहिया। तुम्हारी गाड़ी में, अगर किसी के गाड़ी में और घर पे लग रहा है कि यार फ्यूल एफिशिएंसी कम आ रही है, फ्यूल एफिशिएंसी कम आ रही है, तो कितना कितना प्रेशर भरते हो गाड़ी के अंदर? 30 या 31, 30 भरते हो ना? फिल टिल 36, यू विल गेट ग्रेट फ्यूल एफिशिएंसी। उसका एक्सप्लोजन पॉइंट ना 45 के ऊपर होता है, इट विल नेवर रीच 45। तुम 36 भर दो, डजंट मैटर। मोस्ट ऑफ द एसयूवीज के अंदर लोग ऑलरेडी 34 भरवा रहे होते हैं, 34, 35, हाँ 35 भर रहे होते हैं। तो इट डजंट रियली मैटर कि उसका उस पर देखना मैक्सिमम प्रेशर आई थिंक 50 लिखा होता है, शायद 50 लिखा होता है। तो 50 मतलब तुम 40 भी भरवा दोगे ना, तब भी 50 नहीं पहुंचेगा। गर्म होने के बाद भी 2-3 बढ़ता है। ये नहीं है कि गर्म होने के बाद 40 का 50 हो जाएगा, 40 का 41 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 30 भरवाओगे तो गर्म हो जाएगा, तो 33 हो या 34 हो जाएगा। तो अगर तुम्हें गाड़ी में फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, तो व्हाट इज द सिंगल मोस्ट वे यू कैन इंक्रीज फ्यूल एफिशिएंसी इज फिल मोर एयर इन टायर्स। नहीं तो इट हैज टू बी अ सर्कुलर कॉइन भी। हाँ कॉइन भी, तो इसका मतलब तुम ये देखो ना, कॉइन ज्यादा देर तक चलता है एज कंपेयर टू व्हील। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो कॉइन भी डिफॉर्म करता है, वो भी रुक जाता है। अगर कॉइन को तुम स्लाइड मरवा के छोड़ दोगे तो थोड़ी देर तक वो स्लाइड करेगा, फिर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग आएगी, और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के बाद वो एक्चुअली रुक जाएगा। इसका मतलब कॉइन भी डिफॉर्म कर रहा है। सो एक और फंडा भी समझ में आया कि जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चालू हो गई, तब वीसीएम और ओमेगा कांस्टेंट हो गया, एसीएम और अल्फा 0 हो गया, और स्टैटिक फ्रिक्शन भी 0 हो गया। हाँ या ना? इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हीट जनरेट हुई थी? हाँ हुई थी। कब तक हुई थी? जब तक रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ना चालू हुई, क्योंकि जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चालू हो गई तो हीट जनरेशन भी बंद हो जाएगी। तो अगर वो पूछे कि हीट कब तक जनरेट हुई, तो मैं ये कह सकता हूं स्टार्टिंग से रोलिंग विदाउट स्लिपिंग तक हीट जनरेट हुई, देन हीट जनरेशन वुड स्टॉप। अगर कोई पूछे कि भाई हीट निकालो कितनी जनरेट हुई, कैन आई अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कैन आई से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हीट? सो कैन आई से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हीट? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आईसीएम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द टोटल हीट जनरेटेड till it slips, till it
slips, then the heat generated would be 0. अब मैंने सारी चीजों को इलस्ट्रेट कर दिया. Now I have illustrated all the things, so we can very fast handle the next two cases. Okay. So suppose करो ये था, इस केस में V नॉट कम था और ओमेगा नॉट काफी ज्यादा था. कितना कि V नॉट वॉज लेस देन R ओमेगा नॉट. V नॉट वॉज ग्रेटर देन लेस देन R ओमेगा नॉट. इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर तो V नॉट थी, इधर R ओमेगा नॉट थी, तो इसका मतलब इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ हो गई Vp, इस पॉइंट P की. हाँ या ना? अगर ये वेलोसिटी पीछे हो गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू के नॉर्मल आगे की तरफ. mg और नॉर्मल बराबर थे, तो म्यू के नॉर्मल आगे लग रहा है, तो इस पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगेगा म्यू के जी. एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास से देखा जाए तो, सो दैट विल बी म्यू के mg r अपॉन एम के स्क्वेयर. क्या मैं कह सकता हूं कि म्यू के जी इधर है तो वी नॉट बढ़ेगा टाइम के साथ, और अल्फा ऐसे है और ओमेगा नॉट ऐसे था, तो ओमेगा नॉट घटेगा टाइम के साथ. ये क्वांटिटी घटेगी, ये क्वांटिटी बढ़ेगी. देयर वुड कम अ टाइम जहां पर v बढ़ बढ़ के कुछ हो जाएगा, ओमेगा नॉट घट के कुछ हो जाएगा टाइम t पे, सो दैट v और r ओमेगा बराबर हो जाएंगे. v और r ओमेगा बराबर हो जाएंगे. समझ में आ रहा है? दिस इज द कंडीशन व्हेन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वुड स्टार्ट. हाँ या ना? अब हमसे पूछा जाए तो हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस म्यू के जी टी. हम ये भी कह सकते हैं ओमेगा इज ओमेगा नॉट माइनस म्यू के एम जी आर अपॉन आईसीएम टी. सोच के, डायरेक्शंस का सोच के, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, और तीसरी इक्वेशन v माइनस आर ओमेगा इज 0. हाँ या ना? v माइनस आर ओमेगा इज 0. और इससे क्या निकल जाएगा? v निकल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा और t निकल जाएगा. उसके बाद क्या लगना चाहिए? स्टैटिक. अगर मैं स्टैटिक मानता हूं भी हूं किधर की तरफ, ऐसे मान लिया, तो ACM इधर होगा और अल्फा इधर होगा. लेकिन अब नो स्लिप कंडीशन लगनी चाहिए, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण वो तो तभी होता है ना जब स्लाइडिंग नहीं कर रही है. तो हम ये कहेंगे A, इस पॉइंट का A ऐसे हो गया, R अल्फा भी ऐसे हो गया, A प्लस R अल्फा 0 होगा. उससे हमारा F बाई एम प्लस R FSR बाई ICM 0 होना चाहिए. उससे हम कह देंगे FS 0 हो गया, तो इसका मतलब ACM भी 0 हो गया, अल्फा भी 0 हो गया. हाँ या ना? तो हम कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा सदा के लिए, टिल इन्फिनिटी. हाँ या ना? हीट कितना जनरेट हुआ होगा? हीट जनरेट हुआ होगा हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर. और ये यहीं तक जनरेट हुआ होगा. उसके बाद जब ये चल रहा है तो हीट जनरेट नहीं हो रहा. तीसरा केस था कि शुरुआत में ही v नॉट ऐसे दिया, ओमेगा नॉट ऐसे दिया, और ऐसी वैल्यूज दे दी v नॉट माइनस आर ओमेगा नॉट इज 0, या फिर v नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट. तो मैं कहूंगा ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, क्योंकि जो बाद में होना था वो स्टार्टिंग से ही हो रहा है. रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्टिंग से ही हो रहा है. ये डिस्क ले लिया, ये डिस्क ले लिया, इसका मास m है, रेडियस r है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है.
इसको ओमेगा दिया ही नहीं, इसको सिर्फ वेलोसिटी दे दिया v नॉट, इसको सिर्फ वेलोसिटी दे दिया, इसको वेलोसिटी दे दिया v नॉट। फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम व्हेन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट्स, व्हेन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट्स, पहली चीज। दूसरी चीज, फाइंड हीट जनरेटेड, फाइंड हीट जनरेटेड टिल रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट्स। नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे है, ओमेगा है नहीं, ओमेगा 0 है। इधर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के नॉर्मल विच विल बी म्यू के mg। इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इधर की तरफ म्यू के जी, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा ऐसे अल्फा, ये हो जाएगा म्यू के mg r अपॉन mr स्क्वायर बाय 2, दैट्स 2 म्यू जी बाय r। इसका मतलब थोड़ी देर बाद जाके v कम हो जाएगा और इधर ओमेगा आ जाएगा इसी डायरेक्शन में, और यहां पर v माइनस आर ओमेगा हो जाएगा 0, v माइनस आर ओमेगा हो जाएगा 0। अब इक्वेशन हो जाएगी v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी टी, ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस 2 म्यू जी बाई आर टी। इसमें ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिए, इसमें ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिए, v इज आर ओमेगा कर देंगे, तो वी नॉट माइनस म्यू जी टी इज इक्वल टू 2 म्यू जी टी, तो टाइम आ जाएगा वी नॉट बाई 3 म्यू के जी, हाँ या ना। इतने टाइम के बाद रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी टी, दैट इज वी नॉट बाई 3, दैट इज 2 वी नॉट बाई 3, हाँ या ना। सो फाइनल वेलोसिटी हो गई 2 वी नॉट बाई 3, और ये हो गया ओमेगा हो गया 2 वी नॉट बाई 3 आर। हीट जनरेटेड कितना हो जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल माइनस के फाइनल, के इनिशियल हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस 0, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है नहीं, फाइनल हो जाएगा हाफ एम 2 वी नॉट बाई 3 का स्क्वायर प्लस हाफ आईसीएम हो जाएगा, डिस्क है ना, एम आर स्क्वायर बाई 2, ओमेगा हो जाएगा 2 वी नॉट बाई 3 आर का होल स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 4 बाई 9 माइनस 4 बाई 2 इंटू 9, हाँ या ना। तो ये हो गया 1 माइनस 6 बाई 9, 1 माइनस 2 बाई 3, दैट इज 1 बाई 3, तो दैट इज 1 बाई 6 एम वी नॉट स्क्वायर। क्या टफ था क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला वैसे नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे बना के आएगा, लेकिन मेरा अजम्पशन है कि मैंने एक जनरल केस करा दिया, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि क्वेश्चन अब ऐसे भी पूछ सकता था कि इन्होंने कहा ये डिस्क थी, ये डिस्क थी, इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं है, नहीं है, चल रहा ही नहीं है ये, इसको पता नहीं कैसे डिस्क को पकड़ा, ऐसे पहिया था, उसको ऐसे घुमा दिया घुमा दिया घुमा दिया, और जब ये घूमने लग गया ना ओमेगा नॉट से, तो जमीन पे छोड़ दिया। तो ये अभी घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ है, आगे फ्रिक्शन लगेगा,
म्यू के एम जी। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे हो जाएगा, हाँ या ना। थोड़ी देर बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा और ओमेगा कुछ कम हो जाएगा, ओमेगा कुछ कम हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू 0 प्लस 80 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, v इज आर ओमेगा। अब इसमें v और ओमेगा पूछ लेगा, किसके टर्म्स में, ऑब्वियसली ओमेगा नॉट के टर्म्स में, ऑब्वियसली ओमेगा नॉट के टर्म्स में। क्या टफ था ये क्वेश्चन, कल पता चला डिस्क की जगह सॉलिड स्फीयर ले लिया। ये ग्राउंड है, रफ ग्राउंड है, क्या है, रफ ग्राउंड है। यहां पर एक बॉल है, बॉल की वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v नॉट है और एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे दी t0 पे। मास m ले लो, रेडियस r ले लो, रेडियस ऑफ गायरेशन k ले लो। क्या मैं ये कह सकता हूं v नॉट और ओमेगा नॉट कुछ भी हो, ये तो स्लाइड करेगा क्योंकि दोनों आगे की तरफ हैं। v नॉट भी इधर है और r ओमेगा नॉट भी इधर है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी तो आगे ही है, तो डेफिनेटली इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा, म्यू के नॉर्मल विच इज टेक्निकली म्यू के एम जी। बेटा इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो ऐसे ही होगा, कितना हो जाएगा, म्यू के जी। एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, म्यू के एम जी आर अपॉन आईसीएम, टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास इज आईसीएम अल्फा, हाँ या ना। अब जरा ध्यान से देखो, ओमेगा नॉट भी घटेगा और वी नॉट भी घटेगा, हाँ, वी नॉट से उल्टी डायरेक्शन में एसीएम है, ओमेगा नॉट से उल्टी डायरेक्शन में अल्फा है, दोनों ही घटने वाले हैं, दोनों ही घटने वाले हैं। अब क्या होगा, तीन केस होंगे, तीन केस होंगे, केस 1, केस 2, केस 3। क्या होंगे, तीन केस होंगे। गाइस इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखो, एक सेकंड के लिए लिखना बंद करके बोर्ड की तरफ देखो। तीन केस होंगे, तीन केस क्या हो सकते हैं, मैंने कहा 0 v इक्वल टू वी नॉट माइनस एसीएम टी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, दोनों ही मतलब ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली और इसके लिए ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, यही तो इक्वेशन बनी। फिर मैंने कह दिया 0 इक्वल टू वी नॉट माइनस एसीएम T1 एंड 0 इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा T2। मैं क्या कह सकता हूं कि ये T1 वो टाइम है जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाए और ये T2 वो टाइम है जब एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाए। तो टाइम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी 0 होना इज v नॉट बाय a और T2 हो जाएगा ओमेगा नॉट बाय अल्फा। दोनों ही कम हो रहे थे। मैं बताऊं तीन केस किस चीज पे डिपेंड करेंगे, कौन सा पहले 0 हो जाएगा। तीन केस किस पे डिपेंड करेंगे, कौन सा पहले 0 हो जाएगा। एक केस ले लो, एक केस ले लो जिसमें T1 बड़ा है T2 से। एक केस ले लो जिसमें T1 छोटा है T2 से और एक केस ले लो जिसमें T1 बराबर है T2 के। अब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इन तीन केसेस में क्या होने वाला है। सोचो, पहला केस T1 बड़ा है T2 से, T1 बड़ा है T2 से, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 नहीं हुई, ओमेगा पहले 0 हो गया, ओमेगा पहले 0 हो गया। मैं बताऊं क्या होगा इसमें, सोच रहा हूं मैं। केस 1 में क्या होने वाला है, ये बॉल ऐसे थी, इसका v नॉट ऐसे था, ओमेगा नॉट ऐसे था,
ACM ऐसे था, अल्फा ऐसे था, एम आई राइट? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे था। अब एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये कह रहा है T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब T2 तो आ चुका। T2 कौन सा टाइम था? जब ओमेगा 0 हो गया और V अभी 0 नहीं हुआ। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ बची है और ओमेगा 0 हो चुका इस टाइम पे। इधर देखो, समझो पहले, ये कोई टाइम रहा होगा टी डैश और ये कोई वेलोसिटी रही होगी वी डैश। डज दैट मेक सेंस? हाँ या ना? तो इसमें ओमेगा तो 0 हो गया, लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बची है वी डैश और ये टाइम हो गया टी डैश। क्या अभी भी स्लिपिंग कर रहा है? हाँ कर रहा है, क्योंकि नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? वी डैश ही है। इसका मतलब अभी भी कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है और सेम डायरेक्शन में ही लग रहा है। इसका मतलब ACM अभी भी इधर की तरफ ही है और अल्फा इधर की तरफ ही है। इसका मतलब यहां पर लेकिन ओमेगा 0 हो गया, तो ओमेगा की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। V डैश अभी और छोटा होगा, V डैश अभी और छोटा होगा, एंड देयर विल कम अ टाइम जब यहां पर कुछ V इधर होगा और ओमेगा कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये टाइम T हो जाएगा जहां पर V माइनस आर ओमेगा हो जाए 0 और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए। हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? तुम समझे नहीं। ये ऐसे है, ये पहिया है और ये ऐसे करके जा रहा था। कैसे आ रहा था? ऐसे। और कई बार जब पेन को तुम करोगे तो कई बार ऐसा नहीं होता, पेन ऐसे ऐसे करता हुआ आया और फिर ऐसे चलने लग गया। ये वो वाला केस हो गया। इस केस में ओमेगा पहले 0 हो गया, लेकिन जो VCM था वो 0 नहीं हुआ। अब सोचो दूसरा केस क्या हो सकता है। तुमने ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, ये पहिया ऐसे घूमता हुआ जा रहा है और ये घूम के वापस आ सकता है। इसमें क्या हो गया? VCM पहले 0 हो गया, ओमेगा 0 नहीं हुआ। मतलब जो केस 2, अच्छा इसमें वैल्यूज निकालनी है। वैल्यू कैसे निकाल लोगे? V इक्वल टू V0 माइनस AT। देख लो इधर, V इक्वल टू V0 माइनस AT। इसमें ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिए, ओमेगा चेंज हो रहा है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लें तो ये हो गया ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। एंड तीसरी इक्वेशन हो गई V इज आर ओमेगा, नॉट क्यों हो जाएगा आर ओमेगा फाइनली। तो इससे कौन सा टाइम आ गया? टाइम ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। हाँ या ना? वेलोसिटी व्हेन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग स्टार्ट्स एंड देन दिस VCM एंड ओमेगा बिकम्स कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? ये कौन सा केस था? ये था केस 1। केस 1 को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 ग्रेटर देन T2। T1 ग्रेटर देन T2। T1 कितना था? V0 बाय A इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट बाय अल्फा। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, V0 बाय म्यू के जी इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट बाय म्यू mgr अपॉन mk स्क्वायर। ICM को mk स्क्वायर लिख दिया, mm कट गया, म्यू जी कट गया। इस केस को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, V0 बाय आर ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। V0 बाय आर ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये वाला केस बन रहा है। अब इसी तरीके से सेकंड केस को खुद सोचने की कोशिश कर रहे हैं हम। मैंने कहा सेकंड केस बनेगा, ये लिख चुके हैं, T1 T2 के बारे में लिख चुके हैं। केस 2 बनेगा, उसके अंदर हमारा T1 इज लेस देन T2 या फिर V0 बाय ACM इज लेस देन ओमेगा नॉट बाय अल्फा। इस केस में देखो जरा, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखना। V0 ऐसा है, ओमेगा नॉट ऐसा है। ये टाइम T इक्वल टू 0 है, ये टाइम T इक्वल टू 0 है। इधर फ्रिक्शन लग रहा है,
हाँ, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे है, ACM इधर है, अल्फा इधर है। अब हम ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो हो गई, यहां पहुंचा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई जीरो, और ओमेगा अभी जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन में ओमेगा कम हो चुका है अभी ओरिजिनल डायरेक्शन में ही। इसका मतलब ओमेगा किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, टाइम टी डैश पे। उसके बाद क्या कहोगे, इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर है, राइट में। हाँ, ओमेगा डैश इधर है तो इसकी वेलोसिटी राइट में है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन अभी भी पीछे की तरफ है, पहले भी पीछे की तरफ ही था। इसका मतलब ACM अभी भी इधर की तरफ है और अल्फा अभी भी इधर की तरफ है। क्या मैं ये कह सकता हूं इसका मतलब ACM की वैल्यू कांस्टेंट रही है? 3 इक्वेशन लगाने से पहले ये भी चेक करना पड़ता है कि थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट, ये ना हो ना कि कुछ और हो गई। तो हमने कहा भाई उसके बाद अब क्या हो जाएगा, अभी देखो एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी है नहीं, तो इसका मतलब वेलोसिटी इधर की तरफ आएगी v, और अल्फा इधर की तरफ है, ओमेगा डैश इधर है, तो ओमेगा घटेगा। अब ये मत कहना कि वो जीरो, मैंने कहा उससे पहले ही रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन आ जाएगी कि कुछ ओमेगा कम हो के ओमेगा हो गया, इधर कुछ v आ गया, और अब ये कट सकता है ना, v इक्वल टू आर ओमेगा हो सकता है, हाँ या ना। ये टाइम हो गया t, और यहां पे हम कह सकते हैं v माइनस या v इज आर ओमेगा। ये कंडीशन आ गई रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की, कि तुमने पहिए को ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे जाता जा रहा है ये ऐसे करके, और ये ऐसे करके इतनी तेज घूम रहा था कि एक पॉइंट ऐसा है कि जहां पे घूम रहा है, फिर ये वापस आ रहा है स्लाइड करता हुआ, फिर थोड़ी देर बाद रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चालू कर दी। इसमें इक्वेशन क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट प्लस AT, हाँ या ना। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और क्या पूछ सकते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि हीट कितना जनरेट हुआ। हीट में क्या कह दोगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हीट, गॉट इट और नॉट। थर्ड केस में क्या होगा, वे T1 इज इक्वल टू T2, जहां पर जिस इंस्टेंट पे VCM जीरो हुआ ओमेगा भी जीरो हो गया, फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा क्योंकि नीचे वाला पॉइंट तो रेस्ट पे आ गया। दिस इज द केस व्हेन द बॉडी विल कम टू रेस्ट परमानेंटली। क्या, दिस इज द कंडीशन व्हेन, व्हाट इज द कंडीशन, V naught by ACM is omega naught by alpha is the condition when the body will come to rest permanently. Got it? ऐसे था सॉलिड स्फीयर, ऐसे था V naught, ऐसे था ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट था 10 V naught by R, ये हालत थी टाइम t इक्वल टू 0 पे था, ये था सॉलिड स्फीयर। हमने कहा इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी v नॉट एंड 10 v नॉट, आगे की तरफ है, तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा म्यू के, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नॉर्मल इज mg, तो ये आ गया म्यू के mg। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा म्यू के जी। एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे हो जाएगा, अल्फा अल्फा हो जाएगा म्यू के mgr अपॉन 2/5 mr square, that's 5 mu g by 2r। अब हमें नहीं पता कि ये वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है, सच्चाई तो ये है हमें नहीं पता कि ये वापस आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन मैंने अज्यूम कर लिया कि वापस नहीं आ रहा, और इधर v मान लिया और इधर ओमेगा मान लिया, मान सकता हूं। तो नो स्लिप कंडीशन क्या कहेगी, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, नो स्लिप कंडीशन आ गई क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी बिकम्स 0। अब v पे इक्वेशन क्या बनेगी, v इज इक्वल टू v नॉट माइनस म्यू जी टी, एंड ओमेगा ऐसे लिया है तो ओमेगा इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा नॉट इज 10 v नॉट बाय r प्लस अल्फा इज 5 म्यू जी बाय 2r इनटू t। इन तीन इक्वेशंस को लो और कह दो v नॉट माइनस म्यू जी टी
इज माइनस 10 वी नॉट प्लस 5 म्यू जी बाई 2t आर ओमेगा करना पड़ेगा ना। तो ये आ गया हमारा वी नॉट माइनस म्यू जी टी इज माइनस 10 वी नॉट प्लस 5 म्यू जी बाई 2r t इंटू आर करेंगे ना। तो ये आ गया, तो ये आ गया हमारा 11 वी नॉट एंड 5 बाई 2 प्लस 1 इज 7 बाई 2। तो 7 2 ऊपर चला गया और 7 म्यू जी दिस इज टी, ये टाइम आ गया। अब ये टी यहां पर डाल दो, तो दैट इज वी नॉट माइनस म्यू जी टी, दैट इज 22 वी नॉट बाय 7। तो ये आ गया माइनस 15 वी नॉट बाय 7। अब ये v नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में नहीं है, इधर की तरफ है 15 वी नॉट बाय 7, और इसका मतलब v इधर की तरफ है, तो ओमेगा भी ऐसे होगा, तभी तो नो स्लिप कंडीशन बनेगी, हाँ या ना, गॉट इट और नॉट। तो ये एक्चुअली वापस आ रहा है। तो असलियत में जब फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी, यू डोंट रियली नीड टू चेक, जस्ट अज्यूम नो स्लिप कंडीशन एंड इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू द आंसर। इट विल इवन टेल यू कि वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? T1 T2 निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है। हीट जनरेटेड कितना हो जाएगा? हीट जनरेटेड हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM इज 2 बाय 5 mr स्क्वायर, ओमेगा कितना था 10 V नॉट बाय r का होल स्क्वायर, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m 15 V नॉट बाय 7 का होल स्क्वायर प्लस हाफ ICM हो जाएगा 2 बाय 5 mr स्क्वायर, और ओमेगा कितना हो जाएगा 15 V नॉट बाय 7r का होल स्क्वायर। This is your amount of heat generated, and then these velocities become constant. Then these velocities become constant, and it continues to move with constant velocity and constant angular velocity. ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड स्मूथ है, ये ग्राउंड स्मूथ है, इस पे एक प्लैंक है, इस पे एक प्लैंक है, प्लैंक का मास ले लो सपोज स्मॉल m, प्लैंक के ऊपर पहिया है, इसको ले लो चलो डिस्क, टाइम t0 पे डिस्क को दे दिया सिर्फ और सिर्फ ओमेगा नॉट, एंगुलर वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है 0, और इस डिस्क के और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन है म्यू के। अब बताओ कि टोटल हीट कितनी जनरेट होगी? सब कुछ निकालना पड़ेगा इसके चक्कर में, क्या निकालना पड़ेगा? सब कुछ निकालना पड़ेगा हीट के चक्कर में। गाइस कैसे स्टार्ट करें? और ये प्लैंक क्या है अभी? रेस्ट पे। प्लैंक क्या है अभी? रेस्ट पे। अब इधर देखो, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी हो गई पीछे की तरफ कितनी, आर ओमेगा नॉट, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी हो गई 0। इसका मतलब ये वाला पीछे की तरफ वेलोसिटी है, तो इस पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ। अब अगर तुम पहिए को देखते हो तो नीचे लग रहा है mg, कैपिटल mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, और इधर लग रहा है म्यू के, नॉर्मल इज कैपिटल mg। इसकी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई इधर की तरफ, दैट विल बी म्यू के जी। इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी ऐसे, एल्फा, एल्फा आ जाएगा म्यू के mg r अपॉन mr स्क्वायर बाय 2। ध्यान रखना है m कैपिटल है, हाँ या ना? तो ये आ जाएगा 2 म्यू जी बाय r। यहां तक ठीक है?
अब प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। प्लैंक का एफबीडी बनाएंगे तो उस पे नॉर्मल इधर लगेगा, इस पे फ्रिक्शन आगे लगा था तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। कितना? म्यू के। नॉर्मल कितना था? कैपिटल एम जी। नीचे स्मॉल एम जी भी लगेगा, ऊपर नॉर्मल 1 भी लगेगा। ये बताओ इसकी एक्सेलरेशन किधर होगी? लेफ्ट की तरफ। स्मॉल ए, स्मॉल ए को क्या लिख सकते हो? म्यू के कैपिटल एम जी बाई स्मॉल एम। तो ऐसे मानो ना कि इसका एसीएम इधर हो गया, अल्फा इधर हो गया और इसका ए इधर हो गया। ये इधर एक्सेलरेट करेगा, ये इधर एक्सेलरेट करेगा और ऐसे अल्फा से रिटार्ड करेगा, ओमेगा कम होएगा। कुछ देर बाद हम क्या वेलोसिटीज मान सकते हैं? कुछ देर बाद हम ये कह सकते हैं ये प्लैंक है, इसकी वेलोसिटी मान लो लेफ्ट में v1। तुम कहोगे लेफ्ट में क्यों मानी v1? मैंने कहा रेस्ट पे था, एक्सेलरेशन इधर होगी तो उसी की डायरेक्शन में तो वेलोसिटी मानोगे। ये पहिया था आगे चला गया होगा इसके रेस्पेक्ट में भी, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0 थी, एक्सेलरेशन इधर था, तो इसकी कुछ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मान सकते हो vcm। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट ऐसे थी, अल्फा उल्टी डायरेक्शन में था, तो ये मान लो ओमेगा कम हो के कुछ हो चुका है ओमेगा। ये हो गया टाइम टी पे, और यहां पर मैंने कह दिया इस टाइम टी पे क्या चीज स्टार्ट हो गई? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, हाँ या ना? तो नो स्लिप कंडीशन क्या बनेगी? इधर है VCM, इधर है R ओमेगा और नीचे वाले पॉइंट का है V1। नो स्लिप कंडीशन क्या कहेगा इस पॉइंट में? बिल्कुल सही, V1 इक्वल टू R ओमेगा माइनस VCM। और साथ में V1 को क्या बोलूंगा? V1 हो जाएगा 0 प्लस 80, VCM हो जाएगा 0 प्लस 80 और ओमेगा हो जाएगा ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। बेटा ये 4 इक्वेशन है और 4 अननोन है, 4 ही अननोन है क्योंकि एक्सेलरेशंस पता है तुम्हें। ये रहा अल्फा, ये रहा ACM और ये रहा स्मॉल ए, ये तुम्हें पता थी, सब निकल जाएगा। कुछ नहीं करना, V1 की वैल्यू यहां से डाल देना, ये आ जाएगा 80 इज इक्वल टू R ओमेगा, दैट इज R ओमेगा नॉट माइनस R अल्फा टी माइनस 80, तो T आ जाएगा R ओमेगा नॉट अपॉन A प्लस R अल्फा। गॉट इट? जब ये T आ गया तो यहां डालोगे तो V1 आ जाएगा, यहां डालोगे तो VCM आ जाएगा, यहां डालोगे तो ओमेगा आ जाएगा। इसके बाद स्टोरी क्या बन सकती थी कि अब क्या होगा? वैसे बाय प्रीवियस फंडा वी कैन से दिस वेलोसिटीज वुड बिकम कांस्टेंट, बट अगर फील नहीं आ रही तो अगर मैं कहूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए। अगर तुम स्टैटिक फ्रिक्शन मान रहे हो, डायरेक्शन पता नहीं होती, स्टैटिक फ्रिक्शन मान लो, किधर भी मान लो, यहीं पे मान लेते हैं। ऐसे स्टैटिक माना तो इस पे स्टैटिक इधर लगेगा, इस पे स्टैटिक इधर लगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे होगा। इधर स्टैटिक माना तो इसका एक्सेलरेशन स्मॉल है, इधर होगा। जरा नो स्लिप कंडीशन बताना क्या होगी? नहीं, माइनस ए इक्वल टू ए प्लस आर एल्फा होगी, क्योंकि माइनस, क्योंकि ये इधर की तरफ है और ACM और आर अल्फा आगे की तरफ है, तो माइनस ए इज ए प्लस आर अल्फा होगी। तो नो स्लिप कंडीशन हो जाएगी 0 इक्वल टू ए प्लस आर अल्फा। अब ये स्मॉल ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा FS बाय स्मॉल m, ACM हो जाएगा FS बाय कैपिटल M, आर अल्फा हो जाएगा R FSR बाय ICM। Now this quantity should be 0. This whole quantity should be 0. FS कॉमन आ जाएगा, बाकी सब क्वांटिटी में पॉजिटिव साइन है तो FS ही 0 होगा
और जैसे ही एफ एस 0 बोला तो ACM भी 0, अल्फा भी 0 और स्मॉल a भी 0. That means the three velocities would become constant. So once you start rolling without slipping on the that plank, it will continue to move till infinity, assuming it does not fall over the off the plank. Plank is large enough. Plank is large enough. So that's not tough. अब इसमें वैरायटी इनफाइनाइट बना लो. यहां पर सिर्फ ओमेगा नॉट देके छोड़ा था. वी नॉट भी दे दो. वी नॉट ग्रेटर देन आर ओमेगा नॉट दे दो. वी नॉट लेस देन आर ओमेगा नॉट दे दो. या फिर ऐसे ओमेगा नॉट देने की जगह ऐसे भी कर सकते थे. ऐसे ओमेगा नॉट, ऐसे वी नॉट और प्लैंक. मैं खुद कह रहा हूं इस पे क्वेश्चन तो इनफाइनाइट बन सकते हैं. यू हैव टू नो कि क्या बोलते हैं, अप्रोच क्या करिए मैंने. गॉट इट. हीट कैसे निकलेगी? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हीट. एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी में ध्यान रखना प्लैंक की काइनेटिक एनर्जी भी काउंट होगी.